तो शुरुआत से सुना होगा कि मैंने हमेशा कहा है कि ये जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये J.M. कीन्स की देन है एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी आर स्टडिंग इज कीनीजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने हमेशा मेंटेन की है वो ये भी है कि इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं वो ऑब्जर्वेटरी होते हैं, मतलब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों के बदलाव देख के चेंज किए जा सकते हैं, उनमें एडिशंस, उनमें चेंजेस, रिडक्शन सब हो सकती है एंड दे आर नॉट लाइक एब्सोल्यूट लाइक साइंटिफिक लॉज। एंड व्हाट आई मीन इज ग्रेविटी इज गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ एटलीस्ट, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉज हर 50 सालों में सेम रहे प्रॉबेबली ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कोई ना कोई नया इकोनॉमिस्ट आएगा जो ऑब्जर्वेशंस लेकर आएगा एंड इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बदलेगा। कुछ ऐसा ही हुआ था जब पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, पुराने इकोनॉमिस्ट जिनका कुछ व्यू पॉइंट था, और कैसे कीन्स ने कुछ बदलाव देखे दुनिया में होते हुए एंड ही गेव हिज थ्योरी विच इज मेजरली यूज्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टुडेज वर्ल्ड। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, और आज मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ बिटवीन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट, और इसके पीछे की कहानी क्या है आज वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तुम लोगों को पता होगा कि 1929 में दुनिया ने एक बहुत ही बड़ा डिप्रेशन देखा। एंड आई सेड दुनिया, स्टार्ट यूएसए में हुआ था, ओरिजिनेट वहाँ से हुआ था, बट उसके आफ्टर इफेक्ट सून द एंटायर वर्ल्ड सॉ इट। 1929 से 1933 तक चला एंड इफ यू गूगल इट अप इट इज नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन वाई? क्योंकि ऐसा डिप्रेशन, ऐसा रिसेशन दुनिया ने नहीं देखा था। इस टाइम पर क्या हुआ, इन्वेंट्रीज पाइलअप होती गई, बिक नहीं रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, एग्रीगेट डिमांड नहीं थी, इन्वेंट्रीज इकट्ठी होती गई, स्टॉक इकट्ठे होते गए, तो थक हार के प्रोड्यूसर्स को लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ा। लोग नौकरी से निकले तो उनकी इनकम लेवल्स और कम हुई, बिकॉज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ चुके हैं कि सारे पिलर्स का आपस में काफ़ी तगड़ा इंटरैक्शन होता है। तो लोगों के पास पैसा नहीं बचा, फर्दर एग्रीगेट डिमांड घट गई, कुछ था ही नहीं, डिमांड कैसे करते। फर्दर प्रोड्यूसर्स के पास कुछ प्रोड्यूस करने का इंसेंटिव नहीं रहा, लोन नहीं मिले, इन्वेंट्री पड़ी रही, तो इकोनॉमी हर तरफ से खत्म हो गई। मतलब ना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता, उसके पास पैसे नहीं, ना कंज्यूमर के पास पैसे बचे कि वो कंजम्पशन करे और सेविंग करे। जब सेविंग नहीं हुई तो बैंकों के पास भी लोन देने के लिए कुछ नहीं बचा। सो इन नटशेल द एंटायर स्पेशली यूएसए वेंट इनटू सच अ ह्यूज डिप्रेशन कि हजारों लोगों ने की नौकरियां गई, कईयों ने सुसाइड किया, लाइक मिलियंस की नौकरियां गई और हजारों लोगों ने सुसाइड कमिट किए बिकॉज दे हैड नथिंग टू डू। और ये सब जो था, ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया, ये एक थियोरी जो पहले चलती थी, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो होते थे, जो पुराने इकोनॉमिस्ट होते थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चलती थी उससे पहले, और उसका नतीजा तुम कह सकते हो एक आफ्टर इफेक्ट जो था वो ग्रेट डिप्रेशन था। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन में चीज़ें हुई उन सबको ऑब्जर्व करते हुए कीन्स एंड द अदर नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नए इकोनॉमिस्ट जो हैं, दे केम अप विद न्यू थ्योरीज, और उसी की बदौलत आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं वो कीनीजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी पुराने 1929 से पहले के तुम कह लो, उन इकोनॉमिस्ट में और जो नए इकोनॉमिस्ट थे उनके स्कूल ऑफ थॉट में क्या फर्क था। लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, पहला तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिस समय में थे ना, देखो मैंने कहा ना इकोनॉमिक्स बड़ी ऑब्जर्वेटरी होती है, तो जिस समय में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर तुम लोगों को हिस्ट्री कुछ भी याद हो, इट वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। और एक सिंपल लॉजिक यूज करते थे ये लोग उस समय पर, वो कहते थे यार प्रोड्यूस करो, मास प्रोड्यूस करो, सप्लाई क्रिएट करो, जब मार्केट में चीजें आ जाएंगी तो लोग तो उसे खरीद ही लेंगे। दैट वाज द माइंड, दैट वाज द लॉजिक। ओके, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का, वैरायटी का, कंज्यूमर इज द किंग का, नथिंग। द एंटायर लॉजिक वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, प्रोडक्शन तेज हो रही है, तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जितना सप्लाई क्रिएट करेंगे, उतना ही उसकी डिमांड बनेगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब तुम सप्लाई क्रिएट करो, डिमांड आप ही आ जाएगी, मार्केट में ऑफलोड करो चीजें, लोग ऑटोमेटिकली खरीद ही लेंगे। दैट वाज द लॉजिक दैट दे हैड। ओके, ऑब्वियसली इनके हिसाब से, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। इनको ये लगता था कि इकोनॉमी के जितने रिसोर्सेज है वो हमेशा फुली यूटिलाइज होते हैं, इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वी नो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट।
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी के जितने रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो चुके हैं। सो इनके हिसाब से इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे थी और इसीलिए देयर वाज ऑलवेज एग्रीगेट डिमांड वाज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कभी कभी माड़ी मोटी ऊपर नीचे हो भी जाती थी तो इनके हिसाब से मार्केट फोर्सेस उसको अपने आप एडजस्ट कर लेती थी और वो वापस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ जाता था। तो इनका सेकंड व्यू पॉइंट क्या था? ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एडी वाज इक्वल टू एएस, ऑलवेज, हमेशा। एंड ऑब्वियसली जब एडी एएस के इक्वल है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट? नथिंग। क्या करना है? कुछ भी नहीं। जब एडी और एएस हमेशा इक्वल ही रहने वाले हैं और अगर माड़े मोटे ऊपर हुए भी तो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई की एडजस्टमेंट से खुद ही ठीक हो जाएंगे, तो सरकार ने क्या करना है? तो नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थी इनके केस में। डिसइक्विलिब्रियम विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय मार्केट फोर्सेस, जो मैंने अभी कहा। मार्केट फोर्सेस जब भी शब्द आता है मतलब डिमांड सप्लाई की बात हो रही है, तो ये लोग अज्यूम, इनफैक्ट एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एंड ही हैड गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, जिसका मतलब था सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई के खेल से इक्विलिब्रियम अपने आप हो जाता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर इज एन इनविजिबल हैंड, मतलब जैसे हम कहते हैं ना भगवान का इनविजिबल हैंड है, वैसे एडम स्मिथ कहता था देयर इज एन इनविजिबल हैंड जिससे अपने आप इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता है। ठीक, और इस केस में इनका ये मानना था दैट एएस इज परफेक्टली इनइलास्टिक टू प्राइस। अब इस बात को ध्यान से समझो। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि अगर कोई चीज़ परफेक्टली इलास्टिक टू प्राइस है तो इसका सीधा मतलब है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एएस भी बढ़ेगी, प्राइस जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे एएस भी घटेगी, यानी एग्रीगेट सप्लाई विल रिएक्ट टू प्राइस चेंजेस, जो कि आजकल के टाइम में होता है ना। अगर तुम प्रोड्यूसर हो और तुम सप्लाई क्रिएट कर रहे हो, क्या तुम प्राइस पर रिएक्ट नहीं करोगे? तो यानी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को देख के की भी जाती है, रोकी भी जाती है। लेकिन ये लोग मानते थे कि एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, नॉट इलास्टिक, इनइलास्टिक टू प्राइस। मतलब प्राइस से एग्रीगेट सप्लाई का कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूस करो, प्राइस वाइज की चिंता छोड़ो, प्रोड्यूस करो, मार्केट में डालो, क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, समझ में आ गया? सो मोटे मोटे तौर पे क्लासिकल थॉट क्या था? सप्लाई करो, डिमांड की चिंता मत करो, क्योंकि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है हमेशा। अब ये क्यों और इनका क्या लॉजिक था, ये तुम अपने ग्रेजुएशन के सेकंड सेम मैक्रो सेम में डिटेल में पढ़ोगे। बहुत नए नए चैप्टर्स हैं, यू विल रीड अबाउट इट, बट द ओनली फंडा इज कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। एंड ऑब्वियसली जब हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, और एएस इज परफेक्टली इनइलास्टिक टू प्राइस, यानी प्राइस से एएस का कोई लेना देना नहीं है। कट टू इट 1929। क्या हुआ 1929 में? भाई सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो मार्केट में चीजें पड़ी हुई हैं लेकिन लोग उसे खरीद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू डिमांड। तो अब कोई ना कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि यार अगर सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड तो मार्केट में जो इतना माल पड़ा है कोई ना कोई तो इसे खरीदता ना, फिर क्यों नहीं खरीद ले लोग? क्या हुआ? लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, प्रोड्यूसर्स की इन्वेंट्री खड़ी हो गई, प्रोड्यूसर्स ने लोगों को और निकालना शुरू किया, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था वो सारा गेम शुरू हो गया। तो somebody observed कि नहीं भाई, it is not about supply, it is about demand. It is not about aggregate supply but about aggregate demand, and that is why Keynesian जो व्यू पॉइंट है वो ये कहता है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ना कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी डिमांड क्रिएट करो, अगर डिमांड होगी चीज़ों की तो सप्लाई भी हो जाएगी। अब आजकल की दुनिया पे गौर करो, ध्यान दो, हम लोग कैसी दुनिया में हैं? जिस चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड है वहाँ प्रोड्यूसर को दिखता है कि यार ये चीज़ सप्लाई करता हूँ, ये बिकेगी, है ना। तो कीन्स ने वो थ्योरी एस्टैब्लिश की। कीन्स ने कहा सप्लाई के पीछे डिमांड नहीं चलती, डिमांड होगी तो उसके पीछे सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। सो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। फिर कीन्स ने कहा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है, एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है। यानी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, एडी और एएस मैच कर जाते हैं लेकिन रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुए इकोनॉमी के, तो अंडर यूटिलाइजेशन है इकोनॉमी में। या कई बार एडी एएस मैच कर गए लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की। ये दोनों तीनों सिचुएशंस पॉसिबल है, इसलिए उसने 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट दिए
ना कि एक। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड ऑब्वियसली कीन्स ने कहा भाई अपने आप कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती, सरकार को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट, जैसा कि आजकल की दुनिया में होता है। वीव डन बैंकिंग, वीव डन मॉनेटरी पॉलिसी, हमने गवर्नमेंट बजट किया, फिस्कल पॉलिसी। तो सरकार अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश करती है, यानी सरकार की इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। यानी कीन्स ने क्लियरली कहा कि कोई इनविजिबल हैंड का फंडा नहीं है भाई, सरकार इंटरवीन करेगी तो ही ठीक होगा। एंड फाइनली AS इज परफेक्टली इलास्टिक टू AD टिल द टाइम फुल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यानी एग्रीगेट सप्लाई का तो कोई फंडा ही नहीं है ना, एग्रीगेट डिमांड इज द बैकबोन। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई तब तक मैच करेगी जब तक इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुए। जब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को नहीं मैच कर सकती, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी नहीं बचेगी। अब ये बात मैंने बहुत बार समझाई है, एक्सेस कैपेसिटी, जिसको समझ में नहीं आई है तो पहली जो शॉर्ट रन की इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट वीडियो थी या चैप्टर 7 में जो हम पढ़ रहे थे उसे डिटेल में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अब फंडा क्या है यार, कीन्स ने कहा। अब 1929 का सीन हुआ, 1933 तक आते आते एक्चुअली इनविजिबल हैंड की जो थ्योरी थी वो उड़ गई थी और सरकार को इंटरवीन करना पड़ा टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, टू करेक्ट दैट डिप्रेशन। एंड इट वाज रियली रियलाइज कि डिमांड का खेल है सारा, सप्लाई का नहीं। सरकार की बहुत इंपॉर्टेंस है, किसी भी इकोनॉमी में इंटरफेयर करना पड़ेगा। एंड फाइनली AS AD को मैच करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इकोनॉमी में फुल इक्विलिब्रियम नहीं एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि जितने इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीटली जब तक यूटिलाइज नहीं हुए तब तक AS सप्लाई आप बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। जिस दिन आपके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे उस दिन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को मैच नहीं करेगा, and then there could be a case of inflation and XYZ. Okay, are we clear? So basic difference, क्लासिकल वाले कहते हैं सप्लाई देवता है और कीनीजियन कहता है नहीं जी, डिमांड की बात है सारी, सप्लाई तो आती रहेगी। एंड गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कीनीजियन मैक्रो में, एंड दैट इज व्हाई आई सेड द वर्ल्ड इकोनॉमीज टुडे फॉलो कीनीजियन मैक्रो, बिकॉज यू विल सी एवरीवेयर गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू रिस्टोर द इकोनॉमी। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लासिकल और कीनीजियन इकोनॉमिक्स के लॉजिक्स क्लियर हैं। आगे जब ग्रेजुएशन में इको पढ़ोगे तो ये बहुत काम आने वाला है। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।